बात से अगर कंटिन्यू करें कि यहाँ तक था, अब आपसे एक पॉइंट कहने जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना आपको, है ना। हमारे पास स्टेटमेंट बहुत केयरफुली सुनने वाली चीज है। हमारे पास एक स्फीयर है, क्लोज सरफेस होता है या ओपन सरफेस होता है अगर स्फीयर की बात करिए? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। और उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, स्फीयर के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, पॉजिटिव मानते हैं इसको। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके की होती है, बताएं। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और नेगेटिव के लिए कैसी, टुवर्ड्स द चार्ज। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने स्फेरिकल सरफेस माना है, स्फेरिकल सरफेस जिसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज है। पहला स्टेप, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। अब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सुनना। स्फीयर के सरफेस पर अगर हम डिफरेंशियल एरियाज, मतलब छोटे छोटे से एलिमेंट बनाएं, स्फीयर के सरफेस पर छोटे छोटे से एलिमेंट्स, और इनको हम कहने, सपोज यहाँ पर जो एलिमेंट है ये डेल्टा A1 एरिया का है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो डेल्टा A2 एरिया का है, यहाँ वाला एलिमेंट है डेल्टा A3 एंड सो ऑन, ये डेल्टा A4, डेल्टा A5 एंड इस तरीके से हमने स्फीयर के सरफेस को कई सारे छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिए। अब अगर आपसे कोई कहे कि इस डेल्टा A1 एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है डेफिनेशन के हिसाब से, फ्लक्स ऑफ दिस डेल्टा A1 एरिया, एक EDA1। हाँ, पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर एंगल पर है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो सेंटर से रेडियल लाइन आ रही है। किसी भी स्फीयर का जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, इसका, इस स्फीयर का नॉर्मल, तो वो इसके परपेंडिकुलर है, वो भी बाहर की तरफ आएगा, नॉर्मल ऑफ स्फीयर। और इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल के बीच 0 डिग्री का एंगल। तो अगर हम E A cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा, इसे डेल्टा A1 एरिया का फ्लक्स, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा A1, ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं, E A cos थीटा, बट थीटा इस केस में 0 है बिकॉज नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में। तो E1 डेल्टा A1 इंटू कॉस 0 डिग्री। सपोज जो डेल्टा E2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E2 कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E2, बट इसका नॉर्मल बाहर की तरफ आएगा, इसका नॉर्मल आउटसाइड। अब यहाँ पर अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ के लिए फ्लक्स लिखा जा सकता है E2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा E2 मल्टीप्लाइड बाय अगेन cos 0 डिग्री। सिमिलरली डेल्टा A3, इसका नॉर्मल इस तरफ आएगा परपेंडिकुलरली, अगेन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E3, इसके लिए फ्लक्स बन जाएगा E3 डेल्टा A3 मल्टीप्लाइड बाय cos 0 डिग्री। एंड इस तरीके से हम सभी का फ्लक्स निकालेंगे। तो अब अगर आपसे कह रहे हैं कि पूरा फ्लक्स कितना हुआ, स्फीयर का टोटल फ्लक्स कितना बनेगा यहाँ पर, Q by तो इंटीग्रेट कर देंगे। फ्लक्स ऑफ दिस स्फीयर इक्वल्स टू, इसके छोटे छोटे एरियाज का फ्लक्स निकाल करके और सबको ऐड करेंगे तो वो हमारा पूरे सरफेस का फ्लक्स आएगा, यानी इन सबको ऐड करते चले जाते हैं। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा E3 एंड सो ऑन, इस तरीके से पूरा करेगी। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 या फिर E3 है, ये जनरेट कौन कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स यहाँ पर कौन सा है, कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस Q चार्ज। ये जो प्लस Q चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये स्फीयर के सेंटर पर है। स्टार्टिंग में बोला गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर ये सेंटर पर है तो इसका और डेल्टा A1 के बीच में जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस के बराबर,
इस चार्ज और इस वाले एरिया में भी सेम डिस्टेंस होगा, इस चार्ज और इस वाले एरिया में भी सेम डिस्टेंस, इधर भी सेम डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाय द पॉइंट चार्ज k टाइम्स q by r स्क्वायर, kq by r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो जब इस चार्ज से डेल्टा a1 का डिस्टेंस, डेल्टा a2 का डिस्टेंस, डेल्टा a3 का डिस्टेंस, डेल्टा a4 का, a5 का, a6 का, जब ये सारे डिस्टेंस बिल्कुल आइडेंटिकल डिस्टेंसेस है, यानी कि r स्क्वायर आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी मैग्नीट्यूड वाइज। यानी कि ये जो E1 है, ये जो E2 है, ये जो E3 है, ये सब कितने होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इलेक्ट्रिक फील्ड E3 बाय दिस फॉर्मूला kq by r स्क्वायर वाले फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, चाहे वो E1, E2, E3 कोई भी कह लीजिए, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएंगे k इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि r स्क्वायर, kq by r स्क्वायर, बिकॉज चार्ज से r डिस्टेंस पे। और क्योंकि E1, E2, E3 ये सब बराबर है तो कॉमन हो जाएगा, इनसाइड आपके पास बचेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड इस तरीके से। और ये जो टर्म आएगी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन, मतलब कि ये वाला स्मॉल एरिया, इसके बगल वाला एरिया, इसके बगल वाला एरिया, स्फीयर के सरफेस के हर एक छोटे छोटे एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा मुझे। मतलब ये पूरी वैल्यू सारे एरियाज को जब हम ऐड करेंगे तो दिस इज टोटल एरिया ऑफ दैट स्फीयर, हाँ 4 पाई r स्क्वायर, यानी ये टर्म बन जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर टोटल एरिया। और k को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और q by r स्क्वायर। फाइनली जो आंसर आएगा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस 4 by r स्क्वायर। इन सबको सिंपलीफाई करें तो जो फाइनल आंसर बन रहा है इसमें इक्वल्स टू 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आंसर बनेगा q डिवाइडेड बाय q by epsilon naught। सो आंसर क्या बना कि अगर किसी स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर पॉइंट चार्ज है, स्फीयर की सेंटर पर पॉइंट चार्ज, तो उस पॉइंट चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से स्फीयर के पूरे सरफेस का जो फ्लक्स बन रहा होगा, आंसर आ रहा है उसका कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये इसका डेरिवेशन भी, ये इसका प्रूफ भी है। कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. ठीक। So this is, again I repeat, this is the flux of this complete spherical surface, flux for this complete spherical surface due to electric field of a point charge which is at the center of sphere. Flux for spherical surface due to the charge at the center of sphere, and answer is capital Q divided by epsilon 0, और ये उसका डेरिवेशन। एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्या जो फाइनल आंसर है वो स्फीयर के रेडियस पर डिपेंडेंट है? No, sir. No, sir. फाइनल आंसर में No, क्या sir. रेडियस पर? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास, देखिए इसका मीनिंग समझिएगा, फाइनल आंसर रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंस। अगर हमारे पास कोई कैपिटल Q चार्ज है और उसके अराउंड सपोज हमने एक स्फीयर बना रखा है, स्फीयर मान लो स्फीयर A अराउंड द चार्ज, और उसी के अराउंड एक और स्फीयर बना दो आप, सेकंड स्फीयर। ठीक है, और दोनों स्फीयर्स का सेंटर सेम है, मतलब स्फीयर A और स्फीयर B दोनों के लिए यही पॉइंट सेंटर है, मतलब Q at the center of sphere A as well as at the center of sphere B, for which sphere flux will be higher. सर सेम होगा दोनों के लिए। सर सेम होगा Same होगा sir. रीजन so question सर सुन लेना, रेडियस question पे है डिपेंड नहीं कर रहा है। रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्वेश्चन सुन लो, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सुन लो भाई। We have two spherical surfaces of different radius and the charge is at their common center. मतलब इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है। For which sphere flux will be higher? Answer is it is same for both. And reason why it is same for both? Because as per the derivation, the flux is independent of radius. As per the derivation, the flux does not depend upon the radius. तो चाहे स्फीयर छोटा है चाहे स्फीयर बड़ा है, आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर Q upon epsilon नॉट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चल रहे। सेकंड, हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे मानते हैं कि क्यूबिकल सरफेस है, क्यूब। और उस क्यूब के अंदर, हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर एक स्फीयर है। इनसाइड क्यूब स्फीयर, बाहर क्यूब है और अंदर स्फीयर, और उसके सेंटर पर हमने चार्ज कैपिटल क्यू रखा है, चार्ज कैपिटल क्यू। फ्लक्स फॉर द स्फीयर एंड फ्लक्स फॉर द क्यूब, क्या आंसर आएगी? फ्लक्स फॉर स्फीयर Q by epsilon नॉट होगा। सेम आएगा सर। एंड फ्लक्स फॉर क्यूब, हाँ ये पूछे आपसे, आंसर क्या बनेंगे? सर Q by epsilon नॉट। दोनों का यस सर। रीजन? सर रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई। नहीं, रेडियस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, बट ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा भाई। देखिए यहाँ पे जो करना चाहिए। डेरिवेशन किया था हमने, सुनिए तो, यहाँ पे जो डेरिवेशन किया था वहां पर एरिया को ऐड करके हमने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा था। यस सर। जिस वजह से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल कर गए थे। क्या बिल्कुल यही चीज क्यूब के साथ भी हो जाएगी? सर सरफेस नो एरिया सर, बदल जाएगी। नो सर, फिर बदल जाएगा। तो फिर क्यूब का एरिया ले लेंगे सर। अच्छा, अब आपको जीरो होगा, टोटल फ्लक्स क्यूब का जीरो होगा। नहीं, सुनो तो, नहीं जीरो नॉन जीरो भी देखते हैं, आपको पहले समझना होगा इस टॉपिक को। ये सुनिए, फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स की जो अगर आप फिजिकल मीनिंग पे जाओ तो फ्लक्स का मतलब होता है ये बताना है कि हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस से जा रही है। याद है आपको, ये मीनिंग याद है? यस फ्लक्स का मतलब कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस को क्रॉस करती है, इसी बात को हम फ्लक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। इस चीज को दिमाग में बैठाइए पहले। इसका मतलब अगर दो सरफेसेस के थ्रू सेम नंबर ऑफ लाइंस पास होती है, पहली डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स रिप्रेजेंट हाउ मेनी लाइंस पासेस थ्रू अ सरफेस। So by this definition, if the same number of lines pass through two different surfaces, क्या कहेंगे फ्लक्स के बारे में उनकी? सर सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। सुनो मेरी बात, फिर गलती कर रहे हो तुम। फ्लक्स को फॉर्मूले के बियॉन्ड भी देखिए। फ्लक्स का एक तो फॉर्मूला है, बट एक बियॉन्ड फॉर्मूला अगर हम जाए कि फ्लक्स वैसे है क्या चीज, तो फ्लक्स के बारे में अगेन मैं बोल रहा हूँ कि फ्लक्स सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है। उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला मत देखो आप कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया है, यहीं पर गलती कर जाते हो आप लोग डेफिनेशन में। फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अरे भाई वो फ्लक्स नहीं है, वो फ्लक्स को मैथमेटिकली काउंट करने का तरीका है। फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, जब कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका अपना एक फिजिक्स में मतलब होगा। फ्लक्स का फिजिक्स में मतलब सिर्फ इतना सा है कि कितनी लाइंस किसी सरफेस से निकलती है, वो फ्लक्स है। हाँ, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया है, बट हम यहाँ पर डेफिनेशन को फॉलो करने जा रहे हैं। जो हमारा पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ करें, स्टेटमेंट ध्यान सुनिएगा, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए, रेडियल लाइन।
तो चाहे आप जितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लो, आप नंबर ऑफ लाइंस चाहे जितनी मर्जी ड्रॉ करो, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जो लाइन स्फीयर के सरफेस को क्रॉस करेगी वो लाइन क्यूब की सरफेस को भी क्रॉस करेगी? यस सर। यस सर। आप इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाते वक्त एक बात कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किताबों में भी दिया होता है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और जो लाइंस हम बनाते हैं उनका अपना बड़ा इंपॉर्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे स्कूल में एग्जाम में आएगा तो हम बना देंगे उसको, भाई आप उसको समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो, और नंबर ऑफ लाइंस जो किसी सरफेस से पास होती हैं उनके थ्रू हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से और रेडियल लाइंस प्लॉट करते चले जाएं, चाहे जितने प्लॉट को, नंबर ऑफ लाइंस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 प्लॉट करना चाहते हो, 20 प्लॉट करना चाहते हो, 50 प्लॉट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ एक बात बोलूं, आप जितनी भी लाइंस प्लॉट करोगे वो हर एक लाइन स्फीयर को भी क्रॉस करेगी और क्यूब को भी क्रॉस करेगी। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इस पॉइंट 4 से एक लाइन ड्रॉ करे? पॉइंट 4 से आप एक ऐसी लाइन बनाओ जो स्फीयर के सरफेस को तो क्रॉस करे लेकिन क्यूब के सरफेस को ना करे। करके दिखाओ। हाँ कोई सर लाइन समझ गए। नो सर। नहीं आप लोग ना दिमाग में एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाइए। आप सिंपल एक बात सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लाइन, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। आप जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ करोगे, जितनी भी लाइन स्फीयर के सरफेस से आर पार जाएंगी, मतलब स्फीयर के सरफेस को क्रॉस करेंगी, इस स्फीयर के सरफेस को, वो क्यूब की भी सरफेस को क्रॉस करेगी। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द स्फेरिकल सरफेस एंड द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द क्यूबिकल सरफेस। क्या वो दोनों बराबर नहीं हो गए? यस और नंबर ऑफ लाइंस को ही फ्लक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सरफेस से बराबर बराबर जा रही है तो उनको रिप्रेजेंट करने वाला फ्लक्स भी दोनों का बराबर आएगा। तो अगर स्फीयर का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो क्यूब का भी आंसर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यूब के लिए हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, क्यूब का आंसर देने के लिए हम फ्लक्स की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। स्फीयर के लिए हमने मैथ यूज करी है और क्यूब के लिए हमने डेफिनेशन यूज करी है। सर अगर हम लोग मैथ से क्यूब का करते तो फिर तो रेडियस पे डिपेंड करता वो। अरे मालिक, ये अंतिम आधा अधूरा नॉलेज हम लोग पढ़ रहे थे, हम बता रहे हैं क्यूब में प्रॉब्लम समझो क्या है। क्यूब के लिए हम मैथ को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? चलिए एक बार बताते हैं। देखो, हमने चार्ज इसके सेंटर पे रखा, कैपिटल क्यू, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेडियल होती है पॉइंट चार्ज की। बहुत केयरफुल सुनिए, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने रेडियली ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये बताओ, अगर हम यहाँ पर कोई एरिया बनाए, यहाँ पर अगर एक डेल्टा A1 एरिया ले, यहाँ पर एक डेल्टा A2 एरिया ले, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच सेम एंगल बन रहा है? अगर हम डेल्टा A2 की बात करें तो इसका नॉर्मल नीचे की तरफ आएगा, इस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल है। यस सर। यहाँ वाले एरिया का नॉर्मल बनाओ तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है इनके बीच। तो यहाँ पर तो फ्लक्स को आप E मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा A कर सकते हो। यहाँ पर फ्लक्स को E1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा A1, क्या सिर्फ Cos इतना लिखेंगे? थीटा। आगे कुछ और मिलेगा? तो cos थीटा Cos होगा। थीटा। अच्छा, उसके अलावा क्या E2 और E1 बराबर आएंगे? नो नो सर। सर। स्फीयर में तो बराबर आ गए थे, क्योंकि चार्ज को जब सेंटर पे रखते हो तो अगर आप यहाँ पर एरिया ले लो या यहाँ पर एरिया लो, डिस्टेंस सेम होगा। ये दोनों सेम डिस्टेंस है। बट क्या ये चीज क्यूब में भी होगा कि सेंटर से ये वाला डिस्टेंस और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस बराबर आएंगे? नो सर। तो क्यूब के केस में मैथ थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है।
क्योंकि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक जैसा आ रहा है, ना एंगल सब जगह एक जैसा आ रहा है, तो कैलकुलेशन टफ है यहाँ पर। और जब कैलकुलेशन टफ है तो हमने क्या किया कि हमने कैलकुलेशन मैथ को छोड़ दिया, हमने कहा चलो लॉजिक्स पे रहते हैं। और लॉजिक ये कहता है कि भाई आपको फ्लक्स निकालना है ना क्यूब का, इसका मतलब आपको एक तरीके से ये पता लगाना है कि कितनी लाइन्स इसके क्रॉस हो रही है। इसी तरह से हम लोग सर किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। स्फीयर के अलावा बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट को मैथ के थ्रू नहीं निकाल जो पाओगे आपने आप। पहले वाला मेथड बताया ना कि जैसे क्यूब है उसके अंदर एक स्फीयर मान लिया, उस तरह से। हाँ बता तो रहे, अभी आ रहे उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ मैं। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज ही हमको करनी नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये हमारे साइंटिस्टों ने कर ली है ऑलरेडी। जो फिजिसिस्ट लोग थे पहले के, उन्होंने ये सब काम कर रखा है। और उन्होंने ये काम करके एक स्टेटमेंट जारी किया था, एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, जो कि बाद में गॉस लॉ के नाम से समझ आया। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि इफ कैपिटल क्यू चार्ज इज इनसाइड अ सरफेस, इनसाइड एनी क्लोज्ड सरफेस, और इस क्लोज्ड सरफेस को आगे जाकर के एक नया नाम दे दिया गया रिस्पेक्ट देने के लिए, इसको कह दिया गया गॉसियन सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के एक दूसरा वर्ड सिनोनिम भी है गॉसियन सरफेस। सो इफ क्यू चार्जेस इनसाइड एनी, मतलब रेस्ट्रिक्शन हटा दे रहे हैं आप, एनी क्लोज सरफेस, स्फेरिकल, क्यूबिकल और किसी भी ज्योमेट्री का ले आओ, किसी भी ज्योमेट्री का क्लोज सरफेस, स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल, उसके अंदर अगर क्यू चार्ज है, then its flux will be, then flux for surface is capital Q divided by epsilon 0। और यही स्टेटमेंट कहलाता है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। मतलब हमें आगे से कोई डेरिवेशन नहीं कर रही है, डेरिवेशन लोगों ने कर रखी है। हम तो मैं आपको समझा रहे थे गॉस ने किन आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर ये कहा है, गॉस लॉ किन आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर ये कह रहा है कि किसी भी सरफेस के लिए आंसर Q by epsilon नॉट होगा। हाँ सर। स्फीयर कैन बी डिराइव्ड, स्फीयर कैन बी, तो डेरिवेशन तो आप वैसे सबकी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्फीयर की डेरिवेशन इजीली हो सकती है, बाकी डेरिवेशन टफ है। आप बताओ इस स्टेटमेंट के ऊपर, बताओ क्विकली आंसर दें भाई, मतलब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आंसर है कुछ आप लोग के पास नहीं है? सर इस क्वेश्चन का, हाँ सर, इक्वल होगा। Yes, sir. Yes. बाकी लोग फिर भाई काम स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने भी? क्लास ज्वाइन करके कैमरा म्यूट करके माइक म्यूट करके बैठ जाओ। पढ़ो चाहे ना पढ़ो। सो गॉस लॉ अल्टीमेटली ये कह रहा है कि अगर हमारे पास प्लस ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज है और इसके अराउंड कैसा भी सरफेस, मान लो एक इरेगुलर सरफेस है, बट वो क्लोज होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए किसी भी साइड से, तो उसकी ज्योमेट्री स्फीयर है, क्यूब है, कोन है, सिलेंडर है, फर्क नहीं पड़ता, सरफेस क्लोज है, दैट्स ऑल, इतना ही चाहिए आपको। अगर सरफेस क्लोज है और उसके अंदर चार्ज, तो इसका फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। बस ये हमको याद रखना है, किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स सिर्फ Q बाई एप्सिलॉन 0। इवन ये इस बात पर भी नहीं डिपेंड करता है कि वो चार्ज उसके अंदर है कहां पर, ये उस पर भी नहीं डिपेंड करेगा कि चार्ज रखा कहा गया है उसके, मतलब देखो हमने जो डेरिवेशन किया था, हमने डेरिवेशन ये किया था, डेरिवेशन हमने ये किया कि हमने एक स्फीयर लिया एंड चार्ज उसके सेंटर पे रखा, इसको तो डिराइव किया गया है, इसका तो आंसर डेरिवेशन से आया था, मैथ मतलब मैथ लगा करके इसका आंसर आया था, और मैथ के थ्रू इसका आंसर बना था Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0।
अगर भाई ये चार्ज इसके सेंटर पे ये फिलहाल सेंटर पे है, मतलब डेरिवेशन करते वक्त हमने इसको सेंटर पे लिया है, लेकिन अगर ये सेंटर पे नहीं होता, कहीं और होता है, सेंटर पे लेने से फायदा ये हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर के क्यू बाई आर सेम आ स्क्वायर गई थी थी, actually। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो भी के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाती थी। ये एक बेनिफिट मिल रहा था मेरे को डेरिवेशन करने में कि हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी आ रही थी, क्योंकि चार्ज सेंटर पे था। अगर ये सेंटर पे नहीं होता, मान ले सरफेस मेरा स्फीयर होता लेकिन चार्ज सेंटर पे नहीं होता, तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती। मतलब अगर हम स्फीयर ही कंसिडर करें जिसका सेंटर यहाँ है लेकिन चार्ज हमने कहीं और रख दिया, नॉट एट सेंटर, इसका आंसर मुझे पता है कि इसका आंसर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि जो आंसर था वो स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, आंसर वाज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। यस सर। यहाँ हम डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लॉजिक फिट करने जा इसका रहे भी यही होगा फिर। तो इसका भी इसका भी सेम ही है। सर यही होगा। हैं। ये जो चार्ज, सुनिए ना, अब ये जो चार्ज है हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ, इस चार्ज के अराउंड, इस चार्ज के अराउंड अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल स्फीयर बना रहे हैं। इस चार्ज के अराउंड अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल स्फीयर जिसके सेंटर पर ये चार्ज है। इस हाइपोथेटिकल स्फीयर जिसके सेंटर पे चार्ज है, इसके लिए फ्लक्स कितना कहा जाए फॉर दिस हाइपोथेटिकल स्फीयर? क्योंकि ये चीज बाय मैथमेटिक्स प्रूफ हुई है, बाय मैथमेटिक्स ने। तो अगर हमने एक हाइपोथेटिकल स्फीयर बना लिया है जिसके सेंटर पे चार्ज है, तो मेरा आंसर है कि इसके लिए फ्लक्स क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 0 है। क्योंकि साइज पे तो डिपेंड कर नहीं रहा कि कितना बड़ा स्फीयर बनाया आपने, रेडियस तो आ नहीं रहा उसके अंदर, तो चाहे बड़ा स्फीयर बनाओ चाहे छोटा स्फीयर बनाओ। फिर हमने लॉजिक पे गए। लॉजिक क्या कहता है कि यार ये जो फ्लक्स है वो बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q by epsilon naught is the flux, but it is basically representing the number of electric field lines coming out of it. ये represent तो number of lines को ही कर रहा है, Yes, sir. and the same number of lines, and the same lines will cross through the bigger sphere also. वही lines बाहर वाले sphere से भी जाएगी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एकदम sphere और by that reason, the flux of outer sphere will also be क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। epsilon naught. So whether the charge is at the center or not at the center, in both cases answer is Q by epsilon naught. Q इन upon सारी epsilon बातों naught. को Q by epsilon, इन सारी बातों को गॉस ने पूरी रिसर्च करके और काफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनल एक स्टेटमेंट दिया, किसी भी सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू Q by epsilon naught होगी, चाहे वो चार्ज उसके अंदर कहीं भी रख दो आप। और इसको बाद में उन्होंने और जनरलाइज किया, उसको और ज्यादा जनरलाइज किया इसको। इसमें भी सेम आंसर Q by epsilon naught, फिर अगेन सेम रीजन, एंड द रीजन इज सेम। वी कैन इमेजिन अ स्फीयर अराउंड दिस चार्ज, you can think of a sphere around this charge for which we have derived answer is Q by epsilon 0. Yes, sir. यस सर। So for this sphere Q upon epsilon 0, which represent the electric field lines, number of lines, and the same lines will cross through the irregular surface also. Yes, sir. रीजन समझ में आया अभी? यस Yes, सर। sir. समझ गए। यस सर। ना ये तो हो गया when the charge is inside again. फिर गॉस से किसी ने ये कहा कि भाई अगर चार्ज उसके अंदर ना होकर के बाहर होता, चार्ज अंदर ना हो और बाहर हो, मान लीजिए अगर हमने कोई सरफेस लिया, फॉर एग्जांपल स्फीयर ही लेते हैं, और हमने एक चार्ज उसके बाहर रखा, आउटसाइड रख देते इसके इनसाइड की वजह। फिर मैं मैथ नहीं लगा सकता यहाँ पर, मैथ हर जगह नहीं लगा पाएंगे, लेकिन फिजिक्स हर जगह लगा सकते हैं। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इससे लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट की जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा
लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट साइड की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे आर एंटरिंग इनटू द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फीयर के अंदर गई और फ्रॉम द राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर से एग्जिट कर रही है। लास्ट क्लास में ये जरूर बताया होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है तो वो नेगेटिव Negative. फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। Yes, sir. Flux beyond mathematics is basically representation of number of lines. क्या इसके अंदर ऐसा हो सकता है कभी कि जितनी लाइंस एंटर करें उससे ज्यादा लाइंस बाहर निकल जाए? No, sir. अपनी पेपर पे ड्रॉ करके मुझे बता दो। अगर आपके पेपर पे ड्रॉ करो, आप चाहे जितनी मर्जी ड्रॉ करो, नंबर ऑफ लाइन तुमको जितनी ड्रॉ करनी है करो। ये ऑब्वियस है कि जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी ही बाहर जाएंगी। तो नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग and number of lines exit leaving are equal, and number is representation of the flux, or reverse कह सकते हो। flux basically represent how many lines process. So when the same number of lines are entering, which is negative flux, and the same number of lines are leaving, positive flux, total flux क्या बनेगा for the sphere? Zero. Zero. सर मतलब यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर बाहर सोर्स है तो फिर जीरो ही होगा। यहाँ पर हाँ यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फ्लक्स के डेफिनेशन की समझ की बात हो रही है। इसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से अभी हम लिंक नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बहुत हल्के में आप लोग लेते हो, मतलब आप लोग क्या मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बहुत लाइटली लेते हैं। वो समझते हैं कि ये सिर्फ एक डायग्राम है। ये वही गलती करते हैं जैसे मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम को इग्नोर करते हो। तो ऐसा मतलब फ्री बॉडी डायग्राम इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मुझसे मैकेनिक्स सॉल्व हो जाएगी, एंड सेम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कर रहे हैं। कंसेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बहुत अच्छे से आइडिया हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब प्लॉट कर दी जाएंगी तो ये लाइंस की नंबर्स, इन लाइंस के नंबर्स मतलब कितनी लाइंस है, उनके थ्रू फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर कैलकुलेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है मेरे को, मतलब मैथ लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है कि मुझे इतना साफ दिख रहा है कि जितनी लाइंस गई हैं उतनी लाइंस बाहर आ गई हैं, मतलब नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स बराबर बराबर है, तो टोटल करेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो हम अननेसेसरली कैलकुलेशंस में क्यों एंटर करें। और हमने इस स्टेटमेंट को जनरलाइज कर दिया कि इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस। अब फिर से यहाँ पर आपका आंसर ये स्फीयर का है। अब आप इमेजिन करो स्फीयर की बजाय कुछ और होता है, यहाँ पर स्फीयर की बजाय कोई और सरफेस होती, क्या उसमें ऐसा नहीं होता कि जितनी लाइंस जाती है उतनी बाहर आती? यस सर। कोई और सरफेस ले यस सर, सारा क्लोज्ड होता है। क्लोज है, क्लोज सरफेस है, सरफेस क्लोज है। जरूरी है कि वो स्फीयर बनाऊं मैं? अगर स्फीयर नहीं भी है तो भी ये बात तो उसमें भी होल्ड करेगी कि जितनी लाइंस घुसेंगी उतनी लाइंस बाहर निकलेंगी उसमें। Yes, sir. तो रीजन ऑफ जीरो फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग एंड नंबर ऑफ लाइंस लीविंग, दे आर इक्वल। वो रीजन सभी सरफेस के लिए होगा। So when the charge is inside, answer is q by epsilon 0, and when the charge is outside, answer is 0. 0. Inside में inside ये और outside ये, for inside charge and for outside charge. But conditions हैं surface close होना चाहिए। ज्योमेट्री पे कोई कंडीशन नहीं है, ज्योमेट्री कैसी भी हो सकती है उसकी, बट सरफेस क्लोज होना चाहिए। नाउ इसको और ज्यादा जनरलाइज करने के लिए एक और केस ले सकते हैं जहां पर हमारे पास कोई सरफेस है, किसी भी तरीके की सरफेस, क्लोज सरफेस, और इसके अंदर भी चार्ज है और बाहर भी चार्ज है। सपोज इनसाइड में Q1 चार्ज, आउटसाइड में Q2 चार्ज। अब अगर कहा जाए कि इसका फ्लक्स कितना होगा, सपोज इनसाइड में Q1, आउटसाइड में Q2, तो दो कंसेप्ट हमने अभी अलग अलग पढ़े कि अंदर वाले के लिए Q by epsilon नॉट और बाहर वाले के लिए 0।
तो Yes, ऐसे में sir. अगर पूछा जाए कि फ्लक्स फॉर दिस सरफेस, फ्लक्स फॉर दिस Q1 सरफेस by इज, epsilon naught. इट इज ओनली q1 डिवाइडेड बाय, सर तो मतलब Q inside upon epsilon naught. हाँ। इसको और ज्यादा जनरलाइज करना चाहें अगर, तो हो सकता है कि अंदर कई सारे चार्ज हो, प्लस q1, मे बी एक माइनस q2 है अंदर, प्लस q3 अंदर है। मल्टीपल चार्जेस कैन बी इनसाइड द सरफेस एंड मल्टीपल चार्जेस कैन बी आउटसाइड द सरफेस। इसके पहले जो दो रूल बताए वो आपके फंडामेंटल रूल था कि मैंने सिंगल चार्ज वाज इनसाइड, single charge was inside q by epsilon 0, and when the single charge was outside 0. Now in a more general case we can have a situation where multiple charges are inside the surface and multiple charges are outside the surface. Same principle apply करें. Now you will say net charge which is Q1 plus inside the surface. Q3 minus Q2 upon epsilon naught. Net charge, the net charge which is inside the surface divided by epsilon 0. And that means इसमें जो नेट चार्ज है वो है q1 माइनस Plus q2 प्लस q3 एंड डिवाइडेड, ये नाउ जनरलाइज गॉस लॉ कह सकते हैं कि ये फाइनली हमारा गॉस लॉ का मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है। if we have charges in the space, if we have charges and if we draw a surface, if we have charges at different places, and we consider a surface, so that some of the charges are inside the surface and some of the charges are outside the surface, then in that case the flux for that surface is equal to the total charge which is inside and divided by epsilon 0. And suppose this is surface 1, so this is flux for the surface 1. अगर मैं एक सरफेस इमेजिन करूं जो इससे बिगर है, which encloses these three charges, surface 2, and पूछा जाए कि इसका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फॉर द सरफेस नंबर 2, तो चार्जेस उसके अंदर कौन से हैं, सरफेस 2 के अंदर, S2 के अंदर वाले चार्ज जो कि S2 की बाउंड्री के अंदर है, Q2 minus Q2 और plus Q1. माइनस गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 होना चाहिए, नंबरिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। हाँ, अब तो इसके अंदर Q4 है, Q4 Q2 है Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया गॉस लॉ का ऑफिशियल स्टेटमेंट। टोटल फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज द नेट चार्ज व्हिच इज इनसाइड द सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए कि व्हाई द फ्लक्स ऑफ आउटसाइड चार्जेस इज 0, why is it so that the flux of outside charges for a closed surface is 0? Field lines entering is equal Because to number of field lines entering and exiting are equal to number of lines exiting the body. Same, right? Same number of lines enter and exit through that surface. That's why it is 0. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया गॉस लॉ का ऑफिशियल स्टेटमेंट। नाउ कुछ क्वेश्चंस जो इस गॉस लॉ के ऊपर है, ऑन द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। प्रॉब्लम नंबर 1, स्टेटमेंट सुनना, गॉस लॉ की स्टेटमेंट्स पे है। प्रॉब्लम 1, हमारे पास एक स्फीयर है, अगेन स्फीयर। अब क्वेश्चन अपने हिसाब से नोट करना यार, मैं बोलूंगा नहीं। वी हैव स्फीयर ऑफ सम रेडियस, स्फीयर ऑफ एनी रेडियस, and a charge is at the center. Charge capital Q is at the center. First question, what is the flux for a sphere? बताएं, what is the flux for a sphere? Q by upon epsilon naught. Q upon epsilon. Okay. What is the flux for hemisphere? मतलब इस स्फीयर का आधा पोर्शन Q upon epsilon naught. Q upon epsilon. स्फीयर का Q by epsilon 0,
and for hemisphere मतलब आधे के लिए, आधे स्फीयर के लिए कितना होगा? तो नाउ अगेन if I draw the electric field lines, then it is very obvious out of all the lines हाफ होंगे. half lines will pass through the upper portion and half lines are going through the lower portion. बार बार बोला, flux is a representation of number of electric field lines. Half lines will pass through this half hemisphere and the half lines will pass through the other hemisphere. तो आधे स्फीयर में आधी लाइंस जाएंगी. पूरे ये जो Q by epsilon नॉट है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को. उसमें से आधा आधा तो जाएगा ना, आधा इस तरफ जाएगा, आधा इस तरफ आएगा. तो हेवी स्फीयर के लिए जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 epsilon naught. जस्ट उसका हाफ कर देंगे. हेमी स्फीयर के लिए Q by 2 epsilon 0. Problem 2. Again sphere and a charge, but now charge सेंटर पे नहीं लेते, चार्ज कहीं और. चार्ज सेंटर से थोड़ा ऊपर है, चार्ज अबव द सेंटर, बट अभी भी ये स्फीयर है. फ्लक्स ऑफ स्फीयर कितना होगा? पहला क्वेश्चन. एंड फ्लक्स ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन. पहला वाला आंसर स्फीयर सर सेम होगा. Q by epsilon. upon epsilon naught. True upon epsilon. और Hemisphere हेमीस्फीयर 0 होगा क्या सर? सर उसका भी दोनों यही होगा, statement. Q by epsilon naught. अरे भैया सुनो मालिक, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको दो हेमीस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं, अपर एंड लोअर, और यहाँ से लाइंस प्लॉट करो. ठीक है, यहाँ से हम लाइंस प्लॉट करना स्टार्ट करें. ड्रॉ करके देखो. जो भी लाइन बनाए उसको दोनों तरफ लेके जाएं. जो भी लाइन बनाए, इधर एक लाइन बनाए, इसको इधर लेके जाइए. इधर एक लाइन बनाए, इसको लेके जाए. इधर एक लाइन बनाई, जितनी भी लाइन, तो वो आपके ऊपर है, जितनी लाइन बनाना चाहते हो बनाओ. क्या नंबर ऑफ लाइंस जो ऊपर वाले हेमीस्फीयर से निकलेंगी उतनी ही नीचे वाले से निकलेंगी? नो सर. Yes, sir. No sir. तो जब नंबर ऑफ लाइन ऊपर वाले हेमीस्फीयर की और नीचे वाले हेमीस्फीयर की सेम नहीं है, और नंबर ऑफ लाइंस ही फ्लक्स बताता है. यहाँ पर आधा आधा इसलिए हो गया था क्योंकि सिमेट्री थी. यहाँ पर सिमेट्री तो है नहीं, कि यहाँ भी सिमेट्री बन रही है चार्ज के हिसाब से. मतलब ऊपर वाला हेमीस्फीयर और लोअर हेमीस्फीयर क्या ये दोनों नहीं. तो लैक ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर यह आंसर Q by 2 नहीं कह सकते. मतलब यहाँ पर नहीं कह सकते कि पूरे का इतना होगा तो आधे का इतना होगा. भाई ये यूनिटरी मेथड तब काम करता है जब सिमेट्रिकल कंडीशंस हो, आइडेंटिकल चीजें, तब तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना. जब सिचुएशन ही आइडेंटिकल नहीं है, इधर ये चार्ज इस वाले हेमीस्फीयर के ज्यादा क्लोज है और ये चार्ज इस वाले हेमीस्फीयर से ज्यादा दूर हो गया, सिमेट्रिकल नहीं है. तो पूरे स्फीयर का तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ आ रहा है कि गॉस लॉ के हिसाब से पूरे स्फीयर का तो ये आंसर है, इसमें लॉ है. बट इसके आगे वाला पोर्शन सिमेट्री की वजह से होगा. सिमेट्री नहीं है इसलिए नहीं लगा रहे इसमें. मतलब अगर आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए, सपोज प्रॉब्लम 3, हमारे पास एक हेमीस्फीयर है, ओनली अ हेमीस्फीयर एंड चार्ज यहाँ पर रखा है. क्या फ्लक्स आएगा इसका बताएं? हेमीस्फीयर, बोलो क्या आंसर देंगे? चार्ज यहाँ पे रखा है, Center. सरफेस है सर सेंटर पे है. चार्ज सेंटर पे है. हेमीस्फीयर के सेंटर पे चार्ज है. चार्ज एट सेंटर है. Q by 2 epsilon. और क्या रीजन हो गया? आप इसका Q by 2 क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि जो ऊपर वाली वैसे भी आंसर बताओ क्यों पास कह नहीं रहे हो रही हैं? थी. सर सिर्फ हाफ
field lines pass. Because only half of the लाइन से सर वो lines आधी they pass. Right. नहीं पास बिल्कुल, ये इसी को समझाना है आपको, लाइंस को समझना है। ऑल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर मैं ये जो हेमीस्फीयर है, एक ऐसा ही हेमीस्फीयर ऊपर लगा देता हूँ, अ सिमिलर हेमीस्फीयर ऊपर इमेजिन कर लो आप, इमेजिन कर ले कि एक और हेमीस्फीयर है, तो टोटल फ्लक्स Q/ε0 होगा, जो लोअर हेमीस्फीयर है और जो अपर हेमीस्फीयर है दोनों को मिला करके। और क्योंकि सेंटर पे रख रहे हैं तो लोअर हेमीस्फीयर और अपर हेमीस्फीयर से बराबर बराबर लाइनें जाएंगी, इसलिए किसी एक का मतलब कि वो निकालने के लिए आप कह सकते हो कि इट इज 1/2। आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. Yes sir, आ रही है। मतलब फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिटरी मेथड से तभी हो सकता है जब जिन सरफेसेस में फ्लक्स को डिवाइड कर रहे हैं वो सरफेसेस बराबर बराबर लाइंस पास कर रही है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं इसी तरीके के। हमने एक क्यूब लिया, अब की बार यहां पर मान लेते हैं क्यूब है, साइड लेंथ a और उसके सेंटर पे चार्ज है कैपिटल क्यू, मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं, एट सेंटर ऑफ क्यूब। पहला क्वेश्चन, क्यूब का फ्लक्स कितना होगा? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्लक्स फॉर द क्यूब? Q/ε0. सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ एनी फेस ऑफ क्यूब? एक फेस का मतलब क्यूब में 6 फेसेस होती है, किसी एक फेस का। सर एक मिनट, 6 फेसेस होते हैं भैया, क्यूब में 6 फेसेस होती है। नहीं तो सिमेट्री है क्या? क्या इसके 6 के 6 फेसेस बिल्कुल एक जैसे हैं? है ना सारे भाई, क्यूब में तो सारी फेसेस एक जैसी होती हैं। Yes sir. Yes, Yes, sir. और चार्ज सेंटर पे है तो हर एक फेस से बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, मतलब Yes, सिमेट्री yes, है sir. या नहीं? सीधा सा पॉइंट Yes. क्या Yes, Yes, sir. जो चार्ज की लोकेशन है वो सभी सरफेसेस से एक जैसी है, मतलब जितना वो लेफ्ट सरफेस से है उतना Yes sir. उतना ही डिस्टेंस राइट से, उतना ही ऊपर से, उतना नीचे से, Yes, सब जगह sir. से बराबर। तो सिमेट्री होने yes. की वजह से किसी एक फेस का जब निकालना होगा तो उसको हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, Q/6 करके। अब अगर मान लो कि ये चार्ज सेंटर पे नहीं होता, कहीं और क्यूब के अंदर होता लेकिन सेंटर पे नहीं होता, चार्ज इनसाइड क्यूब है बट नॉट एट द सेंटर, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बदलेगा या सेकंड पार्ट का आंसर बदलेगा? Sir, second part. सेकंड का। फर्स्ट वाले का आंसर गॉस लॉ का है। गॉस लॉ ये कहता है कि पूरे ऑब्जेक्ट का जो फ्लक्स है, पूरी सरफेस का फ्लक्स, वो इस पर नहीं डिपेंड करता है कि चार्ज कहां रखा है तुमने, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि अंदर कितना चार्ज है, कहां है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब आप किसी एक फेस का हाफ पार्ट का 1/4 पोर्शन का निकालोगे तो देखना पड़ता है कि चार्ज सेंटर पे है या नहीं। अब यही क्वेश्चन एक डिफरेंट वे में आता है, सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। जो यहाँ पर क्वेश्चन है यही क्वेश्चन एक अलग तरीके से आता है, और ये प्रॉब्लम आपको HCV में भी मिल जाएगा। आई थिंक 5वां या 6वां क्वेश्चन है उसमें गॉस लॉ वाले चैप्टर में। उसमें ये कहा गया है कि एक स्क्वायर है, सुनना पहले, एक स्क्वायर सरफेस है और इस स्क्वायर सरफेस की साइड लेंथ a/a की है, और इसके सेंटर से, मतलब स्क्वायर के सेंटर से और a/2 डिस्टेंस ऊपर पे एक चार्ज है कैपिटल Q। फ्लक्स फॉर द स्क्वायर सरफेस क्या बनेगा? क्वेश्चन ये, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ स्क्वायर सरफेस? पहली बात, इज इट अ क्लोज सरफेस? नो सर। No, sir. No, sir.
गॉस लॉ वैलिड नहीं है. Gauss law is only and only for the closed surface, and a square is not a closed surface because from one side of the square and on the other side of a square you can move without crossing it. So Gauss law is not valid, and therefore हम q by epsilon naught को नहीं कहें. आंसर q by epsilon naught नहीं होगा because Gauss law ही नहीं काम कर रहे हैं यहाँ पर. But हम इमेजिन कर सकते हैं कि 5 और सरफेसेस, 5 मोर सरफेसेस, एक तो ये 5 और 5 इमेजिनरी सरफेस बना करके एक क्यूब इमेजिन कर सकते हैं. 5 हाइपोथेटिकल सरफेस, एक जो आपका एक्चुअल सरफेस दिया है वो, और 5 और सरफेसेस इमेजिन कर लो और एक क्यूब बन जाए. तो पूरे क्यूब के लिए क्या आंसर बनेगा? पूरे क्यूब के लिए Q by epsilon naught. तो ये सरफेस उस क्यूब में से कितना कंट्रीब्यूशन देगा, मतलब फ्लक्स के फॉर्म में? 1/6. 1/6. यानी क्या आंसर बनेगा यहाँ पर? Q divided by 6 1/6 epsilon 0. Sixth problem. Hemisphere. Again hemisphere. और इसके भी क्या किया जा रहा है? इसके सेंटर पे एक प्लस कैपिटल Q1 चार्ज है और बाहर इसके आउटसाइड यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज है. कितना फ्लक्स आएगा इसका हेमिस्फीयर का? फ्लक्स ऑफ हेमिस्फीयर Q1 by 2 epsilon naught. Q1 by 2 epsilon. Yes sir. कैसे लॉजिक? सर एक सर x की जो हाफ नंबर ऑफ लाइन सेंटर होंगे वो लीव भी कर जाएंगे तो उसका तो 0 हो गया. मान लेंगे उसके नीचे. और सर x1 के लिए एक अच्छा. और हेमिस्फीयर इमेजिन कर हाँ लेंगे. ठीक है. कैन वी अप्लाई गॉस लॉ फॉर द हेमिस्फीयर? No sir. कैन वी अप्लाई गॉस लॉ फॉर द हेमिस्फीयर? No, sir. क्यों? The closed surface. Because it is an open surface. Open. ठीक. So we cannot apply Gauss law for the hemisphere, but if another hemisphere is attached, hypothetically, if another hemisphere is attached, now can we apply the Gauss law? Yes. Yes, sir. Yes. क्या आंसर आएगा? Q1 by Q1 by epsilon naught. 2 epsilon naught. Q1 by epsilon. But for this complete surface, एक और हेमिस्फीयर जब अटैच कर देंगे तो ये वाला हेमिस्फीयर और पहले वाला हेमिस्फीयर मिला दें तो बाहर वाले चार्ज से तो कोई मतलब है नहीं. Yes sir. No, sir. आंसर Q1 by epsilon 0. तो अब ऐसे में एक हेमिस्फीयर के लिए जो आंसर बनेगा वो Q1/2 इसका आंसर बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर. Yes, sir. सर लेकिन आपने कहा कि इससे पास ही नहीं करेंगी अगर हेमिस्फीयर ओपन है, मतलब तो फिर Q1 by 2 epsilon naught कैसे आ गया? कि क्या नहीं पास करेगा? फिर से बोलो. ये फील्ड लाइंस किसकी? मैं कह रहा हूँ ये Q1 चार्ज की अगर हेमिस्फीयर है. हाँ तो क्यों नहीं, देखो क्यों नहीं जाएगा? यहाँ से कुछ लाइंस इधर से तो जाएंगी ना, इधर से कुछ तो लाइंस क्रॉस कर ही रही है इसको. जो लाइंस नीचे जा रही है वो, हाँ बताइए. वो तो आपने इमेजिन जब किया पूरा स्फीयर है तब ऐसा हुआ ना कंडीशन? नहीं भाई देखो, सुनो अब मैं कुछ पॉइंट शायद समझ पा रहा हूँ जो आप लोग बोलना चाह रहे हो. मेरे पास एक चार्ज है Q1 और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चार्ज है, कुछ नहीं है मेरे पास. क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस होंगी या नहीं होंगी? No sir. Yes. होंगे सर. Yes surface. ये गलतियां कर रहे हो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. सेकंड लेक्चर, मेरा पहला लेक्चर याद करो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. सुनिएगा, पूरा स्टेटमेंट सुनो पहले. मेरे ख्याल से पूरी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल हिले हुए पूरी सर तरीके याद आ गया.
सिर्फ एक चार्ज है, कुछ नहीं है मेरे पास, ओनली अ चार्ज। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो वही है, जरा सा भी हो तो होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चाहे आप इसके अंदर कोई सरफेस रखो चाहे ना रखो, आप इस बात को समझिएगा। फ्लक्स डिफाइन होता है व्हेन यू पुट अ सरफेस इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन यू प्लेस अ सरफेस इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स इज डिफाइंड। अगर मैं सरफेस नहीं रख रहा, मान लो कोई सरफेस नहीं है, तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेपरेटली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप इसके अंदर सरफेस लाओ चाहे ना लाओ। यस यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. If we introduce a surface now, then flux. So if I introduce a complete sphere, then flux will be Q by Q epsilon. By epsilon naught. but because all the electric field lines will cross that sphere. Yes sir. But if I introduce just a hemisphere, सर हाफ हो जाएगी। So Q by 2 Sir, epsilon. half lines pass हो रही है। so now for this hemisphere the flux should be Q divided by 2 epsilon 0. Yes. देख लो, जो उदय का डाउट था मेरे ख्याल से उदय बोल रहा था शायद। सर अगर क्यों सेंटर पे नहीं है तो? एक मिनट पहले आ रहे ना, यहाँ तक तो सुनो पहले आप, यहाँ तक की बात समझ में आई ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स दो अलग अलग बातें हैं भाई। फ्लक्स का कंसेप्ट तब आता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस लाते हो। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे सरफेस ना रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन फ्लक्स नहीं होगा। यहाँ तक तो ओके करो, फिर बताए ना आगे यार, वरना फिर Yes, डाउट sir, मत समझ जाओगे गए। यहीं पर। Yes sir. Yes, sir. ठीक, अच्छा अब आप खुद सोचो, हमने एक सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट की हुई है। नाउ एक हेमिस्फीयर बना रहा हूँ, एक हेमिस्फीयर, लेकिन ये चार्ज उसके सेंटर पे नहीं रखूंगा। और डायग्राम बनाते ही देखना, चलो मैं एक हेमिस्फीयर बना रहा हूँ कुछ ऐसे, ये मेरा हेमिस्फीयर है। क्या अब आप कह सकते हो कि हाफ लाइंस इसको क्रॉस कर रही है? सोच के देखो जरा, डायग्राम को देख लेता हूँ। No नो sir. सर, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। No, sir. Lack of symmetry. आप जरा डायग्राम पे देखो, मैंने आधा बताया लेकिन चार्ज सेंटर पे नहीं है। डायग्राम में काउंट कर दो ना, 1। मैं हेमिस्फीयर को थोड़ा सा और मोटा बना दे रहा हूँ, अब काउंट करके देखो। सिर्फ 4 लाइंस पास हो रही 1 2 3 4 5 लाइंस हैं जो इस पिंक कलर के हेमिस्फीयर को क्रॉस हो रही है। ये तीनों तो नहीं जा रहे उससे। नो सर. No sir. No, sir. तो टोटल लाइन बोर्ड पे कितनी है आपको दिख रही है? टोटल लाइन मैंने बोर्ड पे कितनी बना रखी है? 8. 8. 8। उसमें से 5 हेमिस्फीयर से गए हैं, 3 नहीं गए हैं, तो क्या हाफ तो हुआ नहीं? तो 5/8 Q epsilon. अरे नहीं, 5/8 भी नहीं भाई, 5/8 ये तो लाइन तो मैंने 5 और 8 बनाई है ना। एक्चुअल में थोड़ी नंबर ऑफ लाइन 5 और 8 होती है, वो तो पता नहीं कितनी होगी। Yes sir, मतलब इस केस में. हाँ, इस केस में कह सकते हो, लेकिन वहीं पर अगर मैंने हेमिस्फीयर ऐसे बनाया होता, अब बताओ क्या बराबर बराबर नहीं जा रहे? Yes, sir. Yes sir. तो ये सिमेट्री का लॉजिक है भैया, आपको समझना होगा इसे। Excuse me sir. सर नीचे वाला जो स्फीयर है, अगर हम लोग उसको कंप्लीट कर दें तो जो नीचे का जो हेमिस्फीयर होगा उसमें जो फ्लक्स होगा वो 0 नहीं होगा। कैसे? सर जैसे हम लोगों ने वो जो ये वाला कह रहे हो ना? हाँ सर. हाँ सर. इसको कंप्लीट कर दें। हाँ सर. कर दो, फिर बताओ। फिर सर बी तो जो वो जो प्लस क्यू वो तो उसके रिस्पेक्ट में बाहर है। तो कहाँ सर बाहर है? पहली बात सुनिए तो, पहली बात तो सिर्फ हेमिस्फीयर के लिए तो गॉस लॉ लगेगा ही नहीं। हाँ सर.
तो हम उसमें अंदर और बाहर की बात ही क्यों कर रहे हैं? चार्ज अच्छा। अंदर है या बाहर है, ये बात तो तब करो ना जब सरफेस क्लोज हो। तो ये गॉसियन सरफेस ही नहीं है। ओके सर। वो गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा ना ये। यस गॉस लॉ को समझने में टाइम लगेगा आपको। गॉस लॉ थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक्स में से है। और देखिए प्रॉब्लम, एक बार फिर सुनना, जल्दीबाजी नहीं करनी कोई। रेडी हो आप बताएं, या अगर ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो तो फिर वो भी बता दो। नो सर सही लग रहा है। नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन सुनना। हमारे पास एक स्फीयर है, अगेन स्फीयर, उसका रेडियस आर है, और अब की बार हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर से एक लाइन चार्ज पास हो रहा है। एक लाइन पास हो रही है जिस लाइन पे चार्ज है, और लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि कूलम्ब पर मीटर। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम्ब पर मीटर। क्या होगा फ्लक्स फॉर द स्फीयर? फ्लक्स ऑफ स्फीयर, अब बताओ क्या होगा? नंबर 1 पॉइंट, इज इट अ क्लोज सरफेस? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन वी अप्लाई गॉस लॉ? कैन वी अप्लाई गॉस लॉ? Yes. Yes, sir. So, Yes, sir. What is the statement given by the Gauss law? Flux is what? Flux equals to what? Total internal net charge Sir, upon internal net charge up. net charge upon Charge which is epsilon inside. Charge which is inside. क्या ये सारे चार्ज स्फीयर के अंदर है? No, sir. No, oh, sir. sir. No, sir. कितना चार्ज अंदर है? और लैम्डा 2r। हाँ, Sir, अब आया ना। वायर की कितनी लेंथ स्फीयर के अंदर है? Sir, 2. सिर्फ ये वाली, ये इनसाइड वाली लेंथ है, Sir. बाकी सब तो बाहर है। सर एक बार यार प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन सुनो, आपको ज्यादातर क्वेश्चन गॉस लॉ के ऊपर आते हैं। Sphere is a closed surface and therefore its flux will be obtained by Gauss law. Since sphere is a closed surface, we have to use Gauss law. Yes. Statement of Gauss law is that flux equals to the total charge which is inside divided by epsilon 0. So now we have to find how many. Now we have to find the charge which is inside the sphere. To find out charge inside the sphere, find out what is the length inside the sphere. 2r. And length inside the sphere is the diameter. 2r. और उतनी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा? अगर 1 मीटर के ऊपर इतना है तो इतनी लेंथ के ऊपर यूनिटरी मेथड 2r Lambda 2r. Lambda 2r. ये आंसर है इसका बस। अरे यार आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, सिर्फ गॉस लॉ समझना है, डेरिवेशन मैथ नहीं लगानी है मेरे को कोई। हमें सिर्फ और सिर्फ गॉस लॉ की स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझ करके और देन प्रॉब्लम्स में उसकी एप्लीकेशन इंप्रूव करनी है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइन चार्ज है, फिर से लाइन चार्ज जिसकी डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा मतलब कूलम्ब पर मीटर अगेन, और हमारे पास एक स्फीयर है कुछ ऐसे, उसका सेंटर यहां पर है, ये डिस्टेंस उसका आर है, और स्फीयर के सेंटर और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, एंड दिस रेडियस इज लेस देन डी। बताइए क्या बनेगा फ्लक्स ऑफ स्फीयर? 0. 0. क्यों? 0. क्यों? क्यों?
Charge outside the body. Number of field lines entering are equal to number of field lines देखिए leaving. सुनिए, जब आप किसी क्लोज सरफेस पे हो ना, मेरी बात सुनो, क्लोज सरफेस पे जब हो, क्लोज सरफेस पे, तो आप सिर्फ इस बात पे दिमाग लगाओ कि इसके अंदर का चार्ज कितना है, सिर्फ, और कुछ ना करें। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हम फील्ड लाइंस वगैरह के लॉजिक पे जाएंगे, लेकिन जब आपसे पूछा क्लोज सरफेस का जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये देखो एज पर द क्वेश्चन कि कौन सा चार्ज स्फीयर के अंदर जा रहा है इसमें, डायग्राम के हिसाब से। सर कोई नहीं, जीरो। कोई नहीं, कोई नहीं। बस जी, जीरो हो गया, खत्म हो गया, हमको और कुछ सोचना ही नहीं है। जब गॉस ने स्टेटमेंट दे दिया है तो हम गॉस लॉ के स्टेटमेंट को रिगार्ड करेंगे। हम क्यों अपनी तरफ से कोई लॉजिक सर लगाने जाए? लॉजिक्स तब चाहिए जब आप क्लोज सरफेस के अलावा कहीं पर फ्लक्स निकाल रहे हो, क्लोज सरफेस के अलावा, तो हम लॉजिक, सिमेट्री, लाइंस, ये सब सोचते हैं। हाँ सर अगर नेगेटिवली चार्ज प्लेट अगर इसके पैरेलल में लगा दी जाए और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के, तो फिर हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो वो उसके अंदर से जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? भाई देखो, नेगेटिवली चार्ज हम कहाँ, इसके पैरेलल में लगाना चाहते हो? यस इसके सर। पैरेलल कहाँ पे, स्फीयर के अंदर से या ऐसे बाहर, यहाँ कहीं लगा दे, मान लो यहाँ कहीं लगा दे। यस, बाहर से सर। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ ना कि क्या स्फीयर के अंदर चार्ज है? नो सर। नहीं। नो सर। आंसर जीरो, No, sir. आंसर जीरो, आंसर जीरो है फिर। अब तुम कहोगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, तो अब आर्ग्यूमेंट पे आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाएगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है वो बाहर भी तो जा रही है। जब उसने एंटर किया तो नेगेटिव फ्लक्स, और जब बाहर गया तो पॉजिटिव फ्लक्स हो गया। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, टोटल फ्लक्स कितना हो गया इसका? जीरो। जीरो। वो गॉस लॉ से वैसे ही आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यार क्लोज सरफेस के टाइम पर हम जबरदस्ती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या बाकी चीजों के बारे में सोच करके प्रॉब्लम को क्यों गलत करें? अगर क्वेश्चन में फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस है, तो हमारा सिंगल एम, सिंगल फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमें किसी तरीके से ये मालूम चल जाए कि कितना चार्ज है उसके अंदर। हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख करके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक डाइपोल है, मानिए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक डाइपोल, and now we have a surface around it, which means a dipole is inside a surface, dipole inside a sphere, a dipole inside a sphere। बताइए क्या फ्लक्स होगा स्फीयर? जीरो। जीरो। पॉइंट ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में? पॉइंट ऑफ थिंकिंग, फ्लक्स ऑफ स्फीयर पूछ रहा है ना, स्फीयर इज अ क्लोज बॉडी, नेट चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग नेट चार्ज, सिर्फ इस, हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग इज द नेट चार्ज। पता करो कितना चार्ज है इसके अंदर? जीरो। जीरो। खत्म, बस ये प्रैक्टिस करनी होती है क्लोज सरफेसेस में। थिंक अबाउट नेट चार्ज फॉर नॉन क्लोज सरफेसेस, यानी ओपन सरफेसेस, थिंक अबाउट सिमेट्री, लॉजिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम क्यों सोचे कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? हमें क्या मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन रही है, जैसी भी बन रही हो, हमसे क्या मतलब है? क्लोज सरफेस है, मेरा आंसर आ गया। आ रही बात नहीं समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस। अब जैसे एक प्रॉब्लम सुनिए, कहा जाए कि इन अ स्पेस चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड with रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। इसका क्या मतलब हो गया? रो मतलब इतना चार्ज एक मीटर क्यूब में है, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दे दिया। फाइंड फ्लक्स फॉर पार्ट 1 स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, क्यूब ऑफ साइड ए। आंसर क्या आएगा देखिए,
सोच के बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। R rho upon epsilon naught। ध्यान से मैंने बता दिया। डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग पे फिर से बोलो। जैसे ही फ्लक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट थॉट इज इट अ क्लोज सरफेस? फर्स्ट थॉट, फर्स्ट पार्ट, आर वी फाइंडिंग द फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस? सो क्या चाहिए मेरे को आंसर देने के लिए? चाहिए क्या? नेट चार्ज। सर चार्ज कहाँ पर? 4/3 जो कि इनसाइड। inside the sphere. वो कैसे निकाले? हमको ये पता है कि 1 मीटर, हमको ये पता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर इतने कूलम्ब चार्ज है, दिस मच कूलम्ब इन 1 मीटर क्यूब, एंड नाउ आई वांट टू नो हाउ मच चार्ज इज इनसाइड द स्फीयर। सो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा ना कि हाउ मच वॉल्यूम विल बी इनसाइड द स्फीयर, बिकॉज इफ आई नो द चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब, इफ आई नो द चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब, कितना चार्ज है भाई, कितना वॉल्यूम है स्फीयर के अंदर? सर 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर इनटू रो चार्ज हो गया, उसको डिवाइड कर देंगे और उसमें रो मल्टीप्लाई ना कर रहे, बिकॉज रो इज द चार्ज ऑफ 1 मीटर। यस सर, अगर 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना चार्ज है तो जितना भी स्फीयर का वॉल्यूम है उसमें उतना मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। सिमिलरली सेकंड पार्ट, फ्लक्स ऑफ क्यूब, अगेन अ क्लोज सरफेस, नाउ वी वांट चार्ज इनसाइड क्यूब। रो a cube by epsilon naught, रो a cube by epsilon naught, and charge inside cube will be the volume inside cube, and the volume inside cube will be a cube multiplied by rho. ये करना है हमको लॉजिक। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? कुछ नहीं सर। आ रहा है यहाँ तक समझ में? yes sir, यस सर। एंड तो डिफिकल्टी क्यों होती है, हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्यों होती है, किसी को भी प्रॉब्लम क्यों होती है कि मैंने हमेशा ये बात बोली है कि जो लॉज है उनको अच्छे से समझिए, पहले उनकी स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझा जाए, तो उनको अप्लाई करना सीखे। एक और प्रॉब्लम है, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड we have a sphere of radius capital R. Find charge inside it. Find the charge inside sphere. आंसर क्वेश्चन में है यूनिफॉर्म। सर तो मतलब कोई चार्ज नहीं होगा, नहीं तो डिस्टॉर्ट हो जाता है बीच में कोई चार्ज हो तो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे ड्रॉ किया जाता है, मतलब उनकी लाइंस कैसे? ठीक, अब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंस वो सिर्फ सिलेबस बढ़ाने के लिए नहीं है। नाउ इसके अंदर स्फीयर बनाओ, क्या नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इनटू द स्फीयर एंड अ नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर बराबर नहीं होंगे? कितना हुआ फ्लक्स, कितना हुआ इसका? 0। रीजन देखना, रीजन lines entering and lines leaving are equal, therefore flux is 0. And if flux is 0, now according to the Gauss law, since flux is 0 and therefore charge charge at 0 होगा, the charge will be 0. Yes sir. क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। इन एन यूनिफॉर्म, सब एप्लीकेशन चल रही, समझना ही तो है और क्या है।
in an uniform electric field. Same question in a different language. In a uniform electric field, the net charge inside any surface will be zero, not only sphere. The net charge inside any surface, sphere, cylinder, cube, zero charge, net charge will be zero. ड्रॉ करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो. सर केवल क्लोज्ड बॉडी के लिए थोड़ी होगा. क्लोज के लिए होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है तो पैरेलल लाइंस. नाउ ज्योमेट्री पे आओ. आप बनाओ इसके अंदर कैसा भी सरफेस बनाओ, कैसा भी सरफेस बना लो, खुद बना के देखो पेपर पे और काउंट करके बताओ कितनी लाइंस सरफेस में गई हैं और कितनी लाइंस बाहर आई. काउंटिंग करो. सर 5 गई और 5 आई. 5 गई है 5 आई। 5 बाहर निकली और बाहर जितनी गई जितनी. तो क्या हुआ फ्लक्स? 0. सर 0 तो इसके अंदर का चार्ज कितना हुआ फिर? 0 तो क्या ये स्टेटमेंट जनरलाइज नहीं हो गया यस सर. कि when the electric field will be uniform, whenever the electric field is uniform, net charge inside any surface, any closed surface will be zero. इसको ट्रू फॉल्स करके पूछ सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, स्कूल लेवल में इसको स्कूल लेवल में पूछ सकते हैं कि व्हाई, एक्सप्लेन करो इसको कैसा क्यों होगा. क्या कहना चाह रहे हो बताओ. यस सर समझ गए. यस अंडरस्टूड समझ आ गया. यस समझ. तो ये चलिए आज का ये टाइम हो गया वैसे.